वन क्रांति मेनी प्लेयर्स। किसान क्रांति में 3 मेन प्लेयर्स थे। पहला भारत सरकार, दूसरा किसान, तीसरा इन दोनों के बीच में समन्वय बिठाने के लिए किसान एकता मोर्चा और उसके 40 नेता। आज के समय में हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और हर चीज़ को अपनी नज़र से देखते हैं। ना हम दूसरे की समस्या और नज़रिया को ना सुनना चाहते हैं और ना ही समझना। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत सरकार देश की कृषि व्यवस्था अच्छी हो, इसी इरादे से ये कानून लेकर आई थी, क्योंकि किसानों के साथ धोखा करने की हिम्मत कोई सरकार कभी नहीं कर सकती, और ये तो भारत सरकार थी। पर संसद में जो कानून बहुत अच्छे लगते हैं वो जमीन पे जाकर कभी कभी बहुत खराब भी हो जाते हैं। भारत की कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए प्राइवेट सेक्टर रिफॉर्म्स जरूरी थे, ताकि यूथ इसमें पार्टिसिपेट कर सके और वो साइंटिफिक, ऑर्गेनाइज्ड, मैकेनाइज्ड और कोऑपरेटिव फार्मिंग कर सके। इसके लिए सरकार पिछले 3-4 साल से काम कर रही थी। एफपीओ, ई-नैम एक्सेट्रा इसी दिशा में बढ़ाए हुए कदम थे, और ये सारी बातें वो हर आदमी जानता था जो सरकार की कृषि नीतियों को पढ़ रहा था और समझ रहा था। और हर पढ़े लिखे लोगों की तरह मुझे भी इन कानूनों में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही थी। फिर क्यों किसान इसका विरोध कर रहे थे, मेरी समझ से परे था। पर कुछ ज्ञान हमारे डीएनए में भी होता है। भारत की मिट्टी मिट्टी नहीं, सोना है। ये एक साल में 3-4 फसल देती है। दुनिया में कहीं भी अगर मिट्टी 1-2 फसल भी दे दे तो बेहतरीन मिट्टी कही जाती है। और यही कारण है कि हमारे किसान हमेशा से समृद्ध और खुशहाल थे। पर 1757 में अंग्रेजों ने भारत के किसानों को 2 बेड़ियां पहनाई थी। पहला भ्रष्ट प्रशासन, दूसरा भ्रष्ट कंपनी। 1947 में आज़ादी के आंदोलन में हमने भ्रष्ट कंपनी वाली बेड़ी तोड़ दी थी। पर प्रशासन आज भी वही है। ये सिर्फ अमीर, ताकतवर और पढ़े लिखे लोगों का है, किसानों और मजदूरों का तो बिल्कुल भी नहीं। और कंपनीज के भ्रष्टाचार का क्या कहना, जो विलफुली डिफॉल्ट करते हैं, टैक्स रिबेट मांगते हैं, 2% CSR का घोटाला करते हैं और बैंकों का पैसा NPA करके देश छोड़कर भाग जाते हैं। पर इनकी जक्कड़ किसानों पे नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ प्रशासन की बेड़ी पहनकर थोड़ा बहुत जी खा रहे थे। पर अभी इन कानूनों का इस्तेमाल करके और प्रशासन का फ़ायदा उठाकर कंपनीज उन्हें दूसरी बेड़ी भी पहनाने वाली थी, जो उन्हें वापस 1757 में लेके जाएगा। और ये बात हमारे बुजुर्गों के डीएनए में था, और इसलिए किसान क्रांति को अगर आप ध्यान से देखें तो इसको बुजुर्ग लीड कर रहे थे। पर वो 1757 CSR ये सब शायद नहीं जानते, तो औरों को नहीं समझा पा रहे थे। उनकी भाषा देसी और सीधी थी। यही बात मैंने उनको डिफरेंट चैनल्स पे देखते हुए सीखा था और उनकी बुद्धिमत्ता पे अचंभित होकर वीडियो बनाया था। महात्मा गांधी सही थे, भारत के किसान अनपढ़ हैं पर मूर्ख नहीं, वो बुद्धि से भरे हुए हैं। पर सरकारों को सीधी और देसी बातें कहाँ समझ में आती है। उन्हें तो बोर्डरूम डिस्कशंस और लाल फीते से बंधी मोटी मोटी फाइल्स अच्छी लगती है। और इन दोनों के बीच फंसे थे हमारे किसान नेता। वो मीटिंग्स में जाकर किसानों की सीधी डिमांड रखते थे कि तीनों कानून रद्द हो, और भारत सरकार को ये समझ नहीं आ रहा था कि देश के लिए ज़रूरी समझकर जो कानून बनाए उसको ये रद्द क्यों कराना चाहते हैं। उन्हें लग रहा था कि ये भड़काए हुए लोग हैं या शायद समझ नहीं रहे। भारत सरकार उनसे क्लॉज बाय क्लॉज पे बात करना चाहती थी। एक दूसरे की भाषा, शैली और नज़रिया न समझने के अभाव में मीटिंग्स पे मीटिंग्स चलती जा रही थी और किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगने लगा था कि ये हमारी सरकार नहीं है बल्कि पूंजीपतियों की सरकार है। उधर सरकार इनको उपद्रवी और आतंकवादी समझने लगी थी, जबकि वो सीधे साधे मजबूर किसान थे। धीरे धीरे इस क्रांति में और भी प्लेयर्स जुड़ने लगे थे। पहले क्रांतिकारी, जो 2-3 प्रकार के थे। पहले किसानों के लिए लड़ने वाले, उनका सम्मान करने वाले, उनके सम्मान में उनके लिए लड़ने वाले। दूसरे लोकतंत्र के लिए और तंत्र के खिलाफ लड़ने वाले। और तीसरे भारत सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले। इन्हीं 3 प्रकार के और भी लोग थे, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, NGO एक्सेट्रा, जिनको मैं क्रांतिकारी के ही श्रेणी में रखना चाहूँगा,
99% ऐसे ही लोग थे क्रांति में, या किसान या क्रांतिकारी, पर 1% और लोग भी थे। दूसरा जो क्रांतिकारियों के अलावा और लोग थे, वो दूसरा प्रकार था अपना फायदा ढूंढते लोग, जो धीरे धीरे इस आंदोलन में अपना फायदा ढूंढने लगे थे। वो राजनैतिक भी थे और सामाजिक भी। तीसरे वो लोग जो बीजेपी और मोदी सरकार से 36 इंच का आंकड़ा रखते हैं। चौथे, कुछ देश विरोधी तत्व भी इसका फायदा उठाने लगे थे। पांचवा, कुछ लोग जो बस घूमने जाते थे, मैक्सिमम वीकेंड्स पे। इन लोगों के जुड़ने से क्रांति बड़ी होती जा रही थी, पर भारत सरकार और किसानों के बीच खटास भी बढ़ती जा रही थी। जैसे अगर सरकार हिदायत देती कि कुछ देश विरोधी ताकतें आपका इस्तेमाल कर सकती हैं, तो मीडिया किसानों को देश विरोधी बताने लगता, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार बीजेपी के वो लोग थे जो अजीब अजीब तरह के बयान दे रहे थे। कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स भी थे जो अपना संयम और मर्यादा भूल रहे थे। उन्हें ये याद भी नहीं था कि संविधान के कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज के तहत उनके शब्द प्रधानमंत्री के शब्द माने जाते हैं। नेशनल मीडिया के बारे में कुछ कहना अपने शब्दों का अपमान होगा। वो ना भारत सरकार के साथ थे, ना ही किसानों के साथ थे। उन्हें बस टीआरपी और पैसा समझ आता है, और वो अपना जर्नलिज्म का धर्म बहुत पहले भूल चुके थे। सरकार और आंदोलनकारी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, और इसलिए चाहे लाठीचार्ज हो या आंसू गैस के गोले, आंदोलनकारी और सरकार दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मीडिया का काम इन दोनों को उकसाना नहीं, पर इन दोनों के बीच सुलह करवाने का होता है। खैर, किसानों पे जिन शब्दों का प्रहार किया गया, किसानों ने हर उस शब्द को तमगे की तरह लिया और क्रांति के पथ पे आगे बढ़ते रहे, और उनके पीछे हम जैसे छोटे क्रांतिकारी भी कदम मिला के चलते रहे। दो और प्लेयर्स थे, एक खुद की शक्तियों के दंभ में आए थे और दूसरा मजबूरी में फंसा हुआ था। मैं सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट को अचानक अपना सुओ मोटो पावर याद आ गया था, और उन्होंने कानून को होल्ड पे भी डाल दिया और एक कमेटी भी बना दी। बिना जाने समझे कि भारत के किसानों की क्या समस्या है, और अपने पुराने फैसले के बावजूद कि पॉलिसी डिसीजन में एससी का कोई रोल नहीं है, वो भी इस क्रांति में कूद पड़े थे और एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन चुके थे। सबसे मजबूर दिल्ली पुलिस थी। उसे एससी का भी सम्मान रखना था, सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान रखना था, सरकार की भी सुननी थी, और किसानों पर उनका कुछ किसानों पर उनकी कुछ चल रही नहीं थी। पर दिल्ली पुलिस को कहाँ पता था कि आगे चल के वो इस आंदोलन का केंद्र बिंदु बनने वाले हैं, और सभी अपनी जिम्मेवारियों से मुंह मोड़कर सारा ठेकड़ा उनके ही सर फोड़ने वाले हैं।